बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों फिर मैं हाजिर हूं MPPAT का टेस्ट लेकर, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री के अक्सर पूछे जाने वाले वह प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ामों में एग्रीकल्चर के कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो वह सभी प्रश्न लेकर मैं आया हूं आपके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये कोशिश कीजिए कि आप कितना कर पाते हैं, कितना प्रश्न आपका सही होता है, एक कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमको लास्ट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो देर ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल ही देर नहीं करेंगे, अब इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न, रेतीली मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है। जी हाँ बच्चों, रेतीली मिट्टी मतलब जिसमें बालू कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में रहती है, रेतीली होती है, रेता की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है। नाइट्रोजन, बी है फास्फोरस, सी है पोटेशियम, डी है आयरन। तो बताइए बच्चों कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक पाया जाता है रेतीली मिट्टी में। तो याद रखें रेतीली मिट्टी में सबसे ज़्यादा आपका फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस। दूसरा है तंबाकू के लिए सर्वश्रेष्ठ पोषक उर्वरक कौन सा है, सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर कौन सा है बच्चों तंबाकू के लिए। पोटेशियम सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, लकड़ी की राख या यूरिया। तो बच्चों तंबाकू और आलू के लिए सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट सबसे बेस्ट उर्वरक माना जाता है आपकी तंबाकू एवं किसके लिए? आलू के लिए। नेक्स्ट है बच्चों आपको ड्रिप सिंचाई के बारे में बताएं। ड्रिप सिंचाई में पानी की कितने परसेंट बचत होती है। बच्चों ड्रिप इरिगेशन में पानी की कितने परसेंट बचत होती है? 20%, 40%, 30% या डी आंसर है आपका 50 से 70%। तो याद रहे ड्रिप इरिगेशन में 50 से 70% पानी की बचत हो जाती है। आपको पता है ड्रिप इरिगेशन जो कि आपका इजराइल से ली गई एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें बूंद बूंद सिंचाई इसके नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे ज़्यादा यूज महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। विशेष याद रखें आप लोग, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। दूसरा अपन को याद रखना है कि सबसे पहले इसको आंध्र प्रदेश में यूज किया गया था। और ये किसने विकसित की थी? एक इजराइल के साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था बच्चों? इजराइल के साइंटिस्ट सिमचा बिलास। सिमचा बिलास ने इसको विकसित किया था। नेक्स्ट है मुरझान यानी बिल्टिंग की वह अवस्था जो सिंचाई करने से पुनः ठीक हो जाती है। जी हाँ, बिल्टिंग आ जाती है, पौधे मुरझा जाते हैं, लेकिन अगर हमने सिंचाई कर दी तो वो है वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो बच्चों ये क्या कहलाती है? ठीक हो जाती है। इसको मिलानी बिंदु कहते हैं, या अस्थायी मिलानी बिंदु कहते हैं, या स्थायी मिलानी प्रतिशत कहते हैं, या जल विभव कहा जाता है। बच्चों तो बिल्टिंग अच्छी हो जाती है, ध्यान रखना, पानी देने के बाद ही वो है होती है आपकी अस्थायी मिलान बिंदु, यानी आप कह सकते हैं इसको टेम्पररी बिल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? टेम्पररी बिल्टिंग पॉइंट। देखो मुरझा गए पौधे क्योंकि बाष्पीकरण ज़्यादा हो गया, बाष्पोसर्जन ज़्यादा हो गया, बाष्पोसर्जन, तो फिर आपने सिंचाई कर दी तो वो वैसा का वैसा प्लांट्स अच्छा हो जाता है। बच्चों श्वास रोग का कारण कौन सा खरपतवार है? श्वास में प्रॉब्लम आता है, श्वसन की क्रिया में, रेस्पिरेशन में, कौन सा ऐसा खरपतवार है जो श्वास में प्रॉब्लम करता है? हिरणखुरी, वथुआ, कृष्णनील या गाजर घास। तो याद रखें गाजर घास एक ऐसा खरपतवार है, इसको कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। और इसको नियंत्रण करने के लिए बायोलॉजिकल आपका फैक्टर है, वो कहते हैं कीट है जाइगोग्रामा वाइक्लोरेटा, जो कि आपकी गाजर घास को नियंत्रण करता है। ठीक है ना। इसका बॉटनिकल नेम जरूर याद रखें आप, पार्थेनियम हिस्टेरोपोरस इसका क्या होता है? बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, चलिए बाजरे की बात करते हैं बच्चों। बाजरे की जड़ें होती हैं कौन सी? मूसला जड़ें होती हैं, या झकड़ा जिनको हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं वह होती हैं, या प्रॉप जड़ें होती हैं, या आपका डी आंसर है सेमिकल जड़ें होती हैं। तो याद रहे बाजरे की जड़ें आपको बताना है कौन सी होती हैं। तो बाजरे की जड़ें कौन सी होती हैं बच्चों?
तो बाजरे में जो जड़ पाई जाती है उनको हम लोग प्रॉप रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, ज्वार में आदर्श पौध संख्या प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? एक हेक्टेयर में लगभग पौध कितना होना चाहिए? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 3 लाख? तो याद रखें, ज्वार में जो आदर्श पौध संख्या होती है वो होती है आपकी 1.5 लाख। कितनी होती है? 1.5 लाख होनी चाहिए, और होती है ये भी आप लोग कह सकते हैं। उड़द में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? सब जानते हैं 20%, 21%, 24% या 50%। तो उड़द में जो प्रोटीन की मात्रा होती है बच्चों वो होती है आपकी 21%। कितनी होती है? 21%। याद रखें, मूंग में आपकी 24 से 25% होती है, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना। कपास के बीजों की उपज में वृद्धि किस पर्णीय छिड़काव से आप बढ़ा सकते हैं? Na नेप्थिलीन एसिटिक एसिड से, या साइटोकाइनिन से, थायोयूरिया से, या 2,4-D से? तो कपास के बीजों की उपज में वृद्धि किसके छिड़काव से हम लोग बढ़ा सकते हैं? मतलब ध्यान रखें आप लोग, तो बच्चों ध्यान रखें आप लोग, किसके प्रयोग से? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो आपका क्या होता है? एक हार्मोन्स होता है। इसका प्रयोग करने से, छिड़काव करने से हम कपास के बीजों की उपज को बढ़ा सकते हैं। रिजिका में प्रोटीन परसेंट कितना होता है बच्चों? रिजिका जो होता है, जो कि चारे की फसल है जनरली, और ये दलहनी फसलों के अंतर्गत आती है, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 5 से 10%, 10 से 15%, 20 से 25% या 30 से 35%? तो याद रखें, रिजगा में जो प्रोटीन होता है बच्चों वो होता है 20 से 25%। एक आइडिया लगा के रखिए आप लोग, जितनी भी आपकी लेग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं, बोले तो पल्सेस क्रॉप्स होती हैं या दलहनी फसलें होती हैं, उनमें 20 से 25% ही प्रोटीन पाया जाता है। जबकि और जो अनाज वाली फसलें होती हैं, अनाज वाली कोई भी फसल हो, उसमें लगभग 10 से 12% आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो लगभग ये आइडिया आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको, अमेरिका, लीमा पेरू या मनीला फिलीपींस? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र कहाँ पर स्थित है? याद रहे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र आपका स्थित है मैक्सिको में। कहाँ पर स्थित है ये? मैक्सिको में। इसको सिमेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको सिमेट के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सी औषधीय पौधे की फसल एक अमृत बूटी के नाम से जानी जाती है? जी हाँ बच्चों आपको बताना है कि कौन सी औषधीय पौधे की फसल अमृत बूटी किसे कहा जाता है। तो याद रहे, किसे कहा जाता है? आपको ऑप्शन देते हैं, तुलसी, ग्वारपाठा, सफ़ेद मूसली या ईसबगोल। तो याद रखें, अमृत बूटी को जाना जाता है, बताइए आप लोग, तो अमृत बूटी को जाना जाता है बच्चों तुलसी। तुलसी क्या है? जिसको हम अमृत बूटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि है एक बहुत ही अच्छा या औषधीय पौधा है, जो कि सभी के आपके यहाँ मिल जाएगा, सभी के घर पर ये लगा होता है, ध्यान रहे इस बात का। आम में फल आने का समय क्या है बच्चों? आम में फल कब आते हैं? सबको पता होगा, फरवरी मार्च में, मई जून में, दिसंबर जनवरी में या जुलाई अगस्त में। तो याद रहे, आम में फल आने का जो समय है, जब फल आते हैं आम में, हम उत्तरी भारत में रहते हैं, तो उत्तरी भारत में जो मध्य भारत भी कह सकते हैं कि हम बीच में रहते हैं, एमपी मध्य में है, और जनरल वैसे हम मध्य में भी आ जाते हैं, और उत्तर भी हमको कहा जाता है कि उत्तरी में थोड़ा सा हमारा एरिया है ना, उत्तरी भाग में है। तो यहाँ पर जो फल आने का समय है वो क्या कहते हैं? मई जून में। मई जून में आम में आपके फल आ जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका पपीता औसतन कितने माह बाद फल देना प्रारंभ कर देता है? पपीता को आपने लगाया और लगभग कितने दिन के बाद भाई आपको फल देना लग जाएगा? तो बच्चों 4 से 5 माह बाद, या 6 से 8 माह बाद, सी है 8 से 10 माह बाद, और डी है 11 से 12 माह बाद। तो याद रहें, पपीता औसतन आपके 11 से 12 माह में आपको क्या देने लगता है? फल देने लग जाता है। फूलगोभी की प्रति 100 ग्राम बीजों की संख्या होती है कितनी? फूल गोभी के प्रति 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम बीजों में कितनी संख्या होगी? ध्यान रखें बच्चों, 12,000, 15,000, सी है 18,000 और डी है 20,000। तो याद रखें, 100 ग्राम बीजों की संख्या होगी आपकी कितनी? एक मिनट आप, तो बच्चों कितनी होती है? ध्यान रखें बच्चों, ये होती है आपकी 18,000, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। आलू में मिट्टी चढ़ाने का कार्य कितने समय बाद किया जाता है? 1 माह बाद, बोने के 2 माह बाद,
3 माह बाद या 4 माह बाद। तो याद रहे आलू में जो मिट्टी चढ़ाने का काम होता है वो बुवाई के आपके 1 माह बाद प्रारंभ हो जाता है। कितने दिन बाद? 1 माह बाद। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है आपका बच्चों, नर्सरी में सब्जी के बीजों को बोने की गहराई क्या होती है। जब हम नर्सरी में सब्जी लगाते हैं, जैसे मिर्च है आपकी, प्याज है आपकी, टमाटर है, तो इनकी जो पौध तैयार की जाती है जनरली पहले नर्सरी में, तो उसको कितनी गहराई पर बोया जाता है, बोने की गहराई क्या होती है? 0.5 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 1.5 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर, या डी है 5 सेंटीमीटर। तो याद रहे आपको नर्सरी में सब्जी के बीजों को बोने की जो गहराई होती है बच्चों, वो होती है आपकी 1 से 1.5 सेंटीमीटर। 1 से 1.5 सेंटीमीटर पर हम सीड को बोते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका HB फ्रॉस्ट। एक वैज्ञानिकों का नाम है, एक वैज्ञानिक थे HB फ्रॉस्ट, द्वारा किस फल का विकास किया गया था? किन्नू, आम, खरबूजा या बेर। तो याद रखें HB फ्रॉस्ट जो व्यक्ति थे, इन्होंने विकास किया था बच्चों किन्नू का। आपको पता है विलो लीफ और आपका क्रॉस करा करके जो आपका निकाला था वो था किन्नू। ये आपका किससे संबंधित है? नींबू वर्गीयों से संबंधित है। बैगन की छोटी पत्ती रोग प्रतिरोधी किस्म है कौन सी? अर्का निकेतन, अर्का सिरस, पूसा मंजरी या पूसा पर्पल राउंड। बिल्कुल सही आंसर आपको पहले से दे रखा है, इसका आंसर सही होगा पूसा पर्पल राउंड। ये आपकी बैगन की छोटी पत्ती रोग प्रतिरोधी वैरायटी है। नेक्स्ट, टमाटर का सबसे भयंकर रोग है बच्चों। टमाटर का सबसे भयंकर रोग कौन सा है? मोजिक रोग, लेट ब्लाइट होना चाहिए, यहाँ पे बा कर लेना आप लोग, लेट ब्लाइट कर लेना, फिर डंपिंग ऑफ, और डी है आपका लीफ कर्ल रोग। तो टमाटर का सबसे भयंकर जो रोग है वो है आपका लीफ कर्ल। कौन सा है? लीफ कर्ल रोग। यह है बच्चों, ध्यान रखें विषाणु से होता है, बोले तो वायरस से होता है। टमाटर का सबसे भयंकर रोग है, इसमें पत्तियां बिल्कुल सुकड़ के रह जाती हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक शब्द है, कौन सी लैंग्वेज का शब्द है बच्चों? ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन का है, अरबी का है, संस्कृत का है। तो बताइए, आपको बताना है हाइड्रोपोनिक्स एक शब्द है किसका? तो याद रहे हाइड्रोपोनिक्स आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी का? ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। FPO के अनुसार जैम में फल का अंश कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए? FPO याद रखें, FPO के अनुसार जैम में फल का अंश कितने प्रतिशत होना चाहिए? 30%, 35%, 40% या 45%। तो याद रखें FPO के अनुसार जो आपका फल का अंश है वो 45% होना चाहिए। कितने प्रतिशत होना चाहिए? 45% आपका फल का अंश होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों, नीम किस भाषा का शब्द है? नीम तो सब जानते होंगे। नीम कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? संस्कृत का, पारसी का, अरबी का या अंग्रेजी का? तो याद रहे नीम जो है किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। तो याद रहे बच्चों, इसका आंसर जो सही होगा वो होगा संस्कृत। नीम एक संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अर्का अभिजीत टमाटर की किस्म कहाँ से निकाली गई थी? जी हाँ, अर्का अभिजीत टमाटर की जो किस्म है वो कहाँ से निकाली गई थी? CISH लखनऊ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, VIIHR बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से, या IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश से, या डी है ICAR नई दिल्ली यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च से। तो याद रखें अर्का अभिजीत जो टमाटर की वैरायटी है ना, इसको कहाँ से निकाला गया था? ICAR नई दिल्ली से इसको विकसित किया गया था। कॉल समूह COLE कॉल की फसलों के फलों का प्रकार कैसा होता है? सिलिक्यूआ होता है, पॉप होता है, ड्रुप होता है? आंसर डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें कॉल समूह की फसलों का बीज मतलब ऑल कॉल्स क्रॉप्स आर फैमिली इज कौन सी होगी आपकी? ध्यान रखें क्रूसीफेरी। तो क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत आने वाली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं सभी के फल का जो प्रकार होता है बच्चों वो होता है आपका सिलिकुआ। याद रखें, चाहे वह सरसों हो या मूली हो या आपका बंद गोभी या पत्ता गोभी हो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सब्जियों को बोरोन पोषक तत्व की उपलब्धता कितने pH मान पर कम होने लगती है? जी हाँ बच्चों, सब्जियों को बोरोन पोषक तत्व की उपलब्धता
कितने पीएच मान पर कम होने लगती है? 4.5 पीएच पर, 7.7 पीएच पर, 8.5 पीएच पर या 12 पीएच पर? तो याद रखें सब्जियों को बोरोन पोषक तत्व की जो उपलब्धता है वो आपकी 7.7 पीएच से आपकी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य तथा पोषण बोर्ड की स्थापना वर्ष कौन सा है? जी हाँ, भारतीय खाद्य तथा पोषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1970, 1977, 1964 या 1974? तो याद रहे भारतीय खाद्य तथा पोषण बोर्ड जो है आपका, याद रखें इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन फूड न्यूट्रिशन बोर्ड जो है, इसका एस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर कौन सा है? 1964। कौन सा है? 1964, 1964। राजस्थान में गर्मियों की वर्षा को क्या कहते हैं? राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे गर्म जिला जैसलमेर है, सबको मालूम है। और गर्मियों में जब वर्षा होती है तो इसको क्या बोला जाता है? उसको आयु वर्षा बोला जाता है। और जो आपकी सर्दियों में वर्षा होती है उसको मावठ बोला जाता है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। साइटोकाइनिन का क्या कार्य है बच्चों? साइटोकाइनिन का क्या कार्य है? फूल झड़ने से रोकता है या विरलीकरण करता है, ऊतक विभाजन में सहायता करता है या फल को पकाता है? तो याद रखें साइटोकाइनिन का जो कार्य होता है वो फलों में फूल झड़ने का काम करता है, मतलब फल वाले जो आपके प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें फूल को झड़ने से रोकता है। मवेशी प्लेग, जी हाँ बच्चों, हम बात करते हैं अब आपके किसकी? एनिमल हस्बेंड्री में कुछ आने वाले प्रश्नों की, जो ये रहे आपके स्क्रीन पर। मवेशी प्लेग जिसको हम रेंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं, किसका अन्य नाम है? तो बिल्कुल आंसर सही होगा इसका, एंथ्रेक्स, अतिसार, खुरपका मुहपका या रेंडर पेस्ट। तो आंसर सही है रेंडर पेस्ट। बकरी का वंश कौन सा है? बकरी का जीनस कौन सा है आपको बताना है? कैपरा, बुवेलस, वीस या ओविस? तो याद रखें बकरी का जो वंश है या जीनस है वो है आपका कैपरा, क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैपरा हिरकस। सबको मालूम होगा कैपरा हिरकस इसका साइंटिफिक नेम होता है बकरी का। तो कैपरा क्या है? उसका वंश है। और जो आपका हिरकस क्या है? तो उसकी जाति है। ये थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि जो भी साइंटिफिक नेम जो होता है ना वो किस पर होता है? दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, वंश और जाति। जैसे हमारा क्या साइंटिफिक नेम है? हमारा साइंटिफिक नेम जो है वो है हमारा क्या? होमो सैपियंस, ठीक है ना। तो होमो क्या है? हमारा जीनस है होमो, और जो आपका सैपियंस क्या है? एक हमारी जाति है मनुष्यों की, ठीक है ना। तो याद रखें बच्चों, ये भी याद रखना जो बंदर होते हैं ना, बंदरों का भी वंश आपका होमो होता है, बस उनकी जाति बदल जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। जुगाली करने वाले पशु के पेट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? तो जुगाली करना तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो पशु भोजन करता है उसको फिर पचाने की जो क्रिया होती है, तो उसको पहले तो अंदर ले जाता है, फिर उसको दोबारा से बाहर लेके आता है, मुंह में लाता है, फिर उसको चबाता है बार बार। तो उस क्रिया को हम जुगाली कहते हैं, रूमिनेंट्स कह सकते हैं इंग्लिश में। तो उसका पेट का सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है? ओमेजन, एबोमेजम, रूमेन या रेटिकुलम? बच्चों जुगाली करने वाले पशु का पेट का सबसे बड़ा हिस्सा का नाम आपको बताना है, और उस हिस्सा का नाम है रूमेन। ये सबसे बड़ा पार्ट्स होता है पशु के पेट का, ठीक है। चलिए रफेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो रफेज जो होता है उसमें नमी की मात्रा 10 से 15% होती है। रफेज बोले तो हम लोग यहाँ पे साइलेज भी इसको कहा जाता है। रफेज में नमी की मात्रा पूछिए, ठीक है ना। तो रफेज बोले तो हे, सॉरी हम गलती कर रहे हैं, यहाँ पे साइलेज नहीं बोलता, उसको बोला जाता है हे। तो हे में 10 से 15% आपकी मॉइस्चर होती है, जबकि साइलेज की बात ही कर दी है तो साइलेज में लगभग 30 से 40% आपकी नमी होती है, ठीक है। चलिए स्तन ग्रंथियां किसका बदला हुआ रूप है बच्चों? क्यूटिनस ग्रंथि का, तेल ग्रंथि का, डर्मिस ग्रंथि का या सूडोरिफेरस ग्रंथि का? तो स्तन ग्रंथियां तो आप लोग जानते होंगे कि जो ऐन होता है जनरली जहाँ पे थन लगे होते हैं, तो जो ऐन में आपने देखा होगा कि इधर उधर से क्या होती हैं आपकी बेन होती हैं, नस्लें होती हैं, इस तरीके से आपकी नसें बोल सकते हैं उनको। तो उन ग्रंथियां जो किसका रूप होती हैं? तो याद रखें सूडोरिफेरस, किसका? सूडोरिफेरस इसका बदला हुआ एक रूप होती है, और इनमें ब्लड रहता है। इनको दुग्ध ग्रंथियां भी बोला जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दुग्ध ग्रंथियों में तो दूध होना चाहिए, लेकिन नहीं, दुग्ध ग्रंथियों में दूध नहीं होता है। क्या होता है? ब्लड होता है, खून होता है। उन्हीं के द्वारा आपका क्या बनता है? क्या बनता है बताइए? मिल्क बनता है, ठीक है। 1 ml मिल्क बनने के लिए लगभग 400 से 500 लीटर आपका जो ब्लड है वहाँ से निकल जाना चाहिए। आप कहोगे सर पशु के शरीर में इतना तो होता ही नहीं है आपका ब्लड,
बच्चों ब्लड नहीं होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ब्लड निकल जाना चाहिए, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, तो इतना ब्लड तेजी से निकलता जाता है, इधर से उधर यूं चल रहा है ना। आपने सुना होगा मनुष्य में भी यही क्रिया चल रही है कि पूरा ब्लड का सर्कुलेशन, ये दाएं अलंद से बाएं अलंद आपने पढ़ा होगा अगर बायो में, तो आपको थोड़ी सी जानकारी होगी। तो उसी प्रकार से एनिमल में भी ये क्रिया चलती रहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, पशुओं में ऋतुकाल अवस्था को क्या कहते हैं। पशु में ऋतुकाल जो स्टेज होती है, या आप कह सकते हैं हीट पीरियड होता है ना, उसको क्या बोला जाता है। इसको पूर्व मध्यकाल बोला जाता है, या मध्यकाल बोला जाता है, या अंतः मध्यकाल बोला जाता है, हिमकाल बोला जाता है। तो बच्चों याद रखें, पशु में ऋतुकाल जो अवस्था को होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोएस्ट्रस बोला जाता है, या पूर्व मध्यकाल इसको बोला जाता है। ठीक है, घी बनाने की पूर्व स्तरण विधि कहाँ से विकसित की गई थी। जी हाँ बच्चों, जो घी बनाने की पूर्व स्तरण विधि है उसको कहाँ से विकसित किया गया, एनडीआरआई। एनडीआरआई बोले तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में है। केरल में विकसित की गई थी। सी है आपकी नई दिल्ली में विकसित की गई, या आपका डी है जोधपुर में इसको विकसित किया गया था। तो याद रखें, घी बनाने की जो पूर्व स्तरण विधि है इसको विकसित किया गया था कहाँ से, एनडीआरआई करनाल हरियाणा से। नेक्स्ट है बच्चों, पनीर में वसा प्रतिशत कितना होता है। पनीर तो सबने खाया भी होगा, देखा भी होगा, तो पनीर में फैट कितना होता है, 20%, बी है 30%, सी है 40%, या डी है 50%। तो बच्चों पनीर में जो फैट परसेंटेज होता है वो होता है आपका 30%। कितना होता है, 30% पनीर में वसा पाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, वसा परीक्षण में प्रयुक्त एमाइल एल्कोहल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो बच्चों आपको बताना है कि वसा परीक्षण में प्रयुक्त एमाइल एल्कोहल एक केमिकल्स होता है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। आपका गर्बर विधि से जब हम लोग चेक किया जाता है कि फैट परसेंट कितना है, तो उसमें हम लोग जो है एमाइल एल्कोहल का आपेक्षिक घनत्व पूछा है 1%, 1.500%, 1.825% या 1.625%। तो याद रखें, वसा में प्रयुक्त एमाइल एल्कोहल का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है 1%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों, वसा परीक्षण में प्रयुक्त उपकरण हैं, कौन कौन से आपके उपकरण यूज किए जाते हैं। मिल्क ब्यूटायरोमीटर, मिल्क स्टोन, फार्सिन प्याली, या ग्लॉज रॉड। तो याद रखें, वसा परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले यंत्र का नाम है मिल्क ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर से हम फैट परीक्षण या फैट टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, गाय भैंस का ज्वर कम करने के लिए देते हैं क्या। गाय भैंस का ज्वर बोले तो बुखार, बुखार को कम करने के लिए क्या दिया जाता है, मैग सल्फर, अरंडी का तेल, तारपीन का तेल, या अल्कोहल। तो बच्चों याद रहे आपको कि पशु का जो बुखार है उसको कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैग सल्फर। इसकी टैबलेट भी आती है, इसको आप पशु को खिला सकते हो। बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे हैं सर टैबलेट कैसे खिलाएंगे। बच्चों टैबलेट कैसे घोल कर भी खिला सकते हैं आप लोग, पानी में घोल करके उसको ऊपर ऐसे पकड़ नाल के द्वारा पिला सकते, और भी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, रोटी में रख कर खिला दीजिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पशु को खिला सकते हैं। चलिए, ऊँट को कितना प्रतिशत हरा चारा देना चाहिए, 25%, 50%, 15% या 20%। तो ऊँट को लगभग 25% अपन को हरा चारा देना चाहिए। उत्तरी हिमालय क्षेत्र की भेड़ की नस्ल कौन सी है। उत्तरी हिमालय जो क्षेत्र है आपका जम्मू कश्मीर एवं आपका हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर आपकी भेड़ की नस्ल कौन कौन सी होती हैं। भाकरवाय या गुरेज, गद्दी भद्रवाय, रामपुर बुसाय, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। ये सभी नस्लें आपके उत्तर हिमालय में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका जस्ता। जस्ता बोले तो जिंक। जिंक किस रूप में प्लांट्स को पौधों द्वारा अधिशोषित होता है। जी हाँ, जिंक आपका पौधे किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं आपको बताना है। तो ध्यान रहे, जस्ते को बच्चों इस रूप में आपका जेडाइंस के रूप में क्या करते हैं, अधिशोषित करते हैं। विशेष याद रखें, बरसीम एक चारे वाली फसल है। सब जानते हैं कि बरसीम है जो एक चारे वाली आपकी फसल है, और इसे बोने की सिफारिश की जाती है। कब बोया जाता है, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में। तो आपको पता है कि बरसीम एक रबी क्रॉप्स है, रबी के सीजन में इसको बोया जाता है, और रबी सीजन का जो बुआई का समय होता है वो होता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, भूगर्भीय लक्षण को क्या कहा जाता है, को कहा जाता है।
भूगर्भीय जो लक्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? त्वरित क्षरण बोला जाता है, प्राकृतिक क्षरण कहा जाता है, या भू क्षरण या जल क्षरण कहते हैं। तो भूगर्भीय लक्षण जो होता है ना उसे क्षरण कह सकते हैं, लक्षण गलत लिखा है। भूगर्भीय क्षरण को कहा जाता है प्राकृतिक, ठीक है। नहीं, प्राकृतिक है, इसमें अपना कोई वो नहीं है, प्राकृतिक क्षरण नहीं है, लक्षण नहीं है, क्षरण होना चाहिए। इसको जरा थोड़ा सही कर लें आप लोग। विजय, अंबर, सोना कंपोजिट प्रजातियां किसकी? गेहूं, धान, मक्का, ज्वार। तो विजय, अंबर और सोना ये आपकी मक्का की कंपोजिट या संकुल प्रजाति हैं। लवण सहनशील फसल है कौन सी है बच्चों? लवण सहनशील सबसे ज्यादा लोबिया, मटर, चुकंदर या खरबूजा। तो याद रहे लवण सहनशील फसल है आपकी कौन सी बच्चों? चुकंदर। चुकंदर को आप लोग आपकी मिट्टी का पीएच मान 8.5 भी हो तो वहां पर भी हम इसको उगा सकते हैं। अरहर में दाना डंठल का अनुपात कितना होता है? अरहर में दाना और डंठल का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो कितना होता है? 1:2, 1:3, 1:10 या 1:6.8। तो इसका आंसर होगा अरहर में दाना डंठल का अनुपात होता है 1:6.8। ओके, चलिए। वृक्ष प्रतिशत गन्ने के रस में प्रदर्शित करता है, क्या करता है? प्रदर्शित। वृक्ष परसेंट अपन ज्ञात करते हैं, है ना, तो उसको क्यों किया जाता है, कि क्या प्रदर्शित करता है वो? तो वो रस में लवण की मात्रा को प्रदर्शित करता है या रस में शक्कर की मात्रा को प्रदर्शित करता है? सी है रस में कुल ठोस पदार्थ को प्रदर्शित करता है, या चौथा है उपरोक्त सभी को प्रदर्शित करता है? तो याद रहे वृक्ष परसेंट कितना होना चाहिए जब गन्ना पका माना जाता है? आपको पता है रस में कुल ठोस पदार्थ लगभग अगर 16 से 18% अगर हो तो इसको प्रदर्शित, तो हम इसको क्या मानते हैं कि गन्ना आपका पक चुका है। क्लियर? दलहनी फसलें जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण नहीं करती है। जी हाँ, ऐसी कौन सी पल्सेस क्रॉप है जो आपका वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करती, या कह सकते हैं एकत्रीकरण या फिक्सेशन नहीं करती है? राजमा, मटर, सोयाबीन और अरहर। तो याद रहे वो है आपकी राजमा। राजमा में जो नोट्स होती हैं वो कम पाई जाती हैं, बिल्कुल ना के बराबर पाई जाती हैं, इसलिए वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। मूंगफली की इनमें से कौन सी किस्में? चंद्रा, रेड काफिट, राधे या उपयुक्त सभी। तो मूंगफली की इनमें से जो किस्म का नाम है वो है चंद्रा। चंद्रा आपकी मूंगफली की इंपोर्टेंट वेराइटी है। सोयाबीन से फ्लूक्लोरालिन का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? फसल बुवाई से पहले, फसल बुवाई के बाद, फसल बोले के 40 दिन बाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोयाबीन में फ्लूक्लोरोलिन है, इसको बैसालिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है फसल बुवाई के पहले। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस खंड में होता है? तो ये फर्स्ट आपका ये हो जाएगा इसका, इसमें आप सॉरी फर्स्ट नहीं, फर्स्ट सी होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जैसलमेर जिला आ जाता है। जैसलमेर जिले में आपका क्या होता है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। द्वितीय पोषक तत्व कौन सा नहीं है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन और सल्फर। जी हाँ, द्वितीय पोषक तत्व नहीं है तो याद रखें वो है आपका कौन सा? बोरोन। बोरोन एक आपका कौन सा है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। बाकी ये तीनों आपके द्वितीयक या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों, बाजरे की कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है? जी हाँ बच्चों, बाजरे की कम अवधि मतलब कम समय में पकने वाली कौन सी आपकी वैरायटी है? RHB 171, GHB 538, HHB 67 या RHB 173। तो बाजरे की जो कम अवधिता शीघ्र पकने वाली कौन सी किस्म है? याद रहे बच्चों ये आपकी HHB 67 ये बाजरे की सबसे जल्दी पकने वाली वैरायटी है। बागों में सर्वाधिक प्रचलित दवा छिड़कने का यंत्र कौन सा है? नैपसैक स्प्रेयर, हैंड स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर या स्प्रे गियर्स स्प्रेयर। तो याद रखें बागों में मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं बड़े बड़े उन पर छिड़कना बड़ा मुश्किल होता है, तो याद रहे उनके लिए जो विशेष यंत्र है वो है नैपसैक स्प्रेयर। नैपसैक स्प्रेयर के द्वारा बागों में सर्वाधिक जो दवा है उसको छिड़काव करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। प्याज के बीज की जीवन क्षमता कितने दिन की होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 से 5 वर्ष। तो प्याज के बीज की जीवन क्षमता या सीड वाइबिलिटी कह सकते हैं वो होती है सिर्फ 1 वर्ष, याद रखें। ठीक है, कितना? सिर्फ 1 वर्ष। अर्का ज्योति किसकी किस्म है? अर्का ज्योति किसकी वैरायटी है बच्चों? पालक की, तरबूज की, मिर्च की या भिंडी की? तो
तो अर्का ज्योति जो वैरायटी है वो है आपकी इंपोर्टेंट वैरायटी और बच्चों कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यह तरबूज की महत्वपूर्ण वैरायटी है। मूली का पुष्पक्रम होता है उसे क्या बोलते हैं? मूली का जो इन्फ्लोरेंस होता है रेडिश बोलते हैं। तो रेडिश के मूली को इंग्लिश में रेडिश बोला जाता है। तो रेडिश का जो इन्फ्लोरेंस होता है पुष्पक्रम उसे क्या कहते हैं? रेशिम बोलते हैं, अम्बेल कहते हैं, टर्मिनल रेशिम कहते हैं या स्पाइक कहा जाता है। तो मूली का जो पुष्पक्रम होता है मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी क्रोसीफेरी कुल के अंतर्गत आने वाली फसलें होती हैं उन सभी के पुष्पक्रम को रेशिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशिम कहा जाता है। गंगा, कावेरी, यमुना किसकी किस्म है बच्चों? गंगा, कावेरी और यमुना ये तो सभी नदियों के नाम हैं। चलिए कोई बात नहीं। गंगा, कावेरी, यमुना किसकी वैरायटी हैं? लौकी, पालक, तोरई या बंद गोभी? बच्चों गंगा, कावेरी, यमुना जो वैरायटी है वो आपकी बंद गोभी की महत्वपूर्ण वैरायटियाँ हैं। कैसी हैं? इंपोर्टेंट आपकी वैरायटी है। आगे बात करें फलों एवं पेय पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? जी हाँ बच्चों, फलों एवं पेय पदार्थ मतलब कोई भी पेय पदार्थ हो सकता है तो उसको संरक्षित करने के लिए या कंजर्वेट करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या अमोनिया का? तो याद रखें फलों एवं पेय पदार्थ को परिरक्षित रखने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग नाइट्रोजन का। कौन सी गैस का? नाइट्रोजन का। क्लियर? एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। चिप्स अगर आप खाते हो, चिप्स तो खाते होंगे, चिप्स अगर आप खाते हो तो देखो बच्चों उसमें जो पैकेट आता है ना पैकेट, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एयर रहती है। एयर बोले तो हवा। देखा है ना फूला आता है, सोचते हो बहुत होगा इसमें चिप्स निकलता है 4-5 ही, है ना। तो ये क्या है? आलू से ही बनता है चिप्स, आपको मालूम होगा, है ना। तो आलू आप कह सकते हैं एक सब्जी है और ये इसको प्रिजर्व करके बनाया जाता है चिप्स को। तो उसमें जो एयर रहती है ना वो क्या होती है? वो नाइट्रोजन ही होती है। नाइट्रोजन से क्या होता है बच्चों? वो जो आपके चिप्स है ना वो खराब नहीं होते, कई दिन तक सुरक्षित रखे रहते हैं। बस ये कारण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेलोमीटर में रीडिंग अंकित कितनी होती है? सेलोमीटर मतलब नमक की मात्रा ज्ञात करते हैं आप लोग। तो नमक का घोल है कोई, उसमें अगर नमक की मात्रा ज्ञात करें कितने % उसमें नमक है तो वो ज्ञात करने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है सेलोमीटर। तो उसमें जो अंक कितने होते हैं वो कितने होते हैं? 0 से 100, 0 से 40, 0 से 32, 0 से 60। तो याद रखें सेलोमीटर में रीडिंग होती है 0 से 100 तक, ठीक है ना, 0 से 100 तक। क्लियर? ग्वारपाठा में एनपीके की मात्रा रखते हैं। ग्वारपाठा सब लोगों ने देखा होगा, सबके घर भी होता है, कई लोगों के नहीं भी होता। तो ग्वारपाठा जो होता है ना इसको एलोवेरा बोला जाता है इंग्लिश में। तो एलोवेरा में एनपीके बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसकी मात्रा रखते हैं। तो मतलब कितनी मात्रा इसको दी जाती है? ऑप्शन ए है 50 50 50, बी है 100 100 100, सी है 150 150 150 और डी है 10 10 10। तो मतलब कहने का मतलब है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम आपकी पोटास और 50 किलोग्राम ही फास्फोरस की मात्रा, मतलब तीनों की जो मात्रा है एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तीनों की मात्रा कितनी देते हैं ग्वारपाठे में? 50 50 50। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मदहोश, सदाबहार एवं रक्तगंधा किसकी वैरायटी है? देखो ऐसे बर्ड हैं मदहोश, सदाबहार, रक्तगंधा। तो ऐसा अगर नाम आता है कहीं भी थोड़ा सा जनरल वैसा नाम आता है, जैसे मैं आपको बताऊं, चलो कोई बात नहीं है इसको आप छोड़िए, अगर ज़्यादा डीपली जाओगे तो गुलाब की फसल को अच्छी प्रकार से आप पढ़ना। रोज जो होता है ना इसकी अगर क्रॉप्स को आप पढ़ोगे तो आपको ऐसी वैरायटी मिलेंगी जो आपने अक्सर सुनी होंगी। जैसे मालूम है क्या? सोनिया, ऐसी वैरायटी, सोनिया गांधी जैसे आप लोग सोच रहे हो, ऐसी प्रकार की जो वैरायटी हैं जो जनरल वैरायटी हैं किसी चीज़ को इंगेट करती हैं, तो वो वैरायटी ज़्यादातर वो गुलाब की है। तो इसमें कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। आपको नहीं भी आता है ना 1%, इस प्रकार की वैरायटी अगर आपको मिले तो इंगेट करने वाली किसी को इंगेट कर रही हैं तो वो वैरायटी आपकी गुलाब की है ज़्यादातर। क्लियर? इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट है आपका डेयरी बर्तनों में सफाई करने की विधियां हैं। कौन सी? सूखी सफाई विधि, वैज्ञानिक विधि, दोनों या सभी असत्य हैं। तो डेयरी बर्तनों में सफाई करने का जो मेथड्स है वो दोनों ही हैं बच्चों, सूखी सफाई विधि और वैज्ञानिक मेथड्स जो होता है ना उससे भी हम लोग सफाई कर सकते हैं। मक्खन में सुगंध के लिए जिम्मेदार पदार्थ है। जी हाँ बच्चों, आपने मक्खन तो खाया ही होगा। मक्खन आप खाते हो तो उसमें एक आपकी गंध आती है, सुगंध आती है, कह सकते हैं खुशबू आती है। तो वो क्यों आती है? एथिल एल्कोहल के कारण। भैया एथिल एल्कोहल तो दारू होती है, उसकी तो आती नहीं। पोटेशियम सल्फेट,
लैक्टिक एसिड या डाइएसिटाइल। तो बच्चों मक्खन में सुगंध जो आती है ना, उसके लिए जो जिम्मेदार पदार्थ है वो है आपका डाइएसिटाइल। क्या है? डाइएसिटाइल के कारण उसमें से सुगंध आती है। पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? स्थापना वर्ष कौन सा है बच्चों? पशुपालन विभाग, एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1950 में, 1956-57, 1963-64 या 2001-2002। तो पशुपालन विभाग की स्थापना जो की गई थी बच्चों, वो की गई थी 1956 से 57 में। क्लियर? चलिए, देवनारायण योजना कितने जिलों में चलाई जा रहा है? इसमें दुग्ध उत्पादन शामिल है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। ये लगभग 33 जिलों में चलाई जा रही है और ये इसमें दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। चलो कोई बात नहीं। भेड़ का नर मेढ़ा जिसको बोलते हैं, उसको क्या कहलाता है? मतलब जो भेड़ होती है उसका जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं जनरल भाषा में? तो उसको ईब बोलते हैं, रैम कहा जाता है, बैंथर्स कहते हैं या पुलेट कहते हैं। तो बच्चों भेड़ का जो नर होता है ना, उसको तो बाद में बताऊंगा क्या कहते हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मुर्गियों में जो मुर्गा होता है ना, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? पुलेट बोल सकते हैं। और जो बकरियों में होता है ना, उसको ईब कह सकते हैं। तो और अब भेड़ की बात आती है तो उसको रैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है। लंगड़ी रोग को क्या कहा जाता है बच्चों? लंगड़ी रोग, इसको इंग्लिश में ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं। तो ब्लैक क्वार्टर जो आपका डिजीज होता है ना, इसे और किस नाम से जाना जाता है? पीलिया ज्वर, जहरबाद, विषहरी या गिल्टी? बच्चों इसका आंसर बाद में बताता हूं आपको, पहले ये 3 आपके पॉइंट हैं, इनको क्लियर करता हूं। बच्चों जो आपका पीलिया ज्वर है ना, पीलिया, इसको तिल्ली का बुखार भी कहते हैं, विषहरी है आपका और गिल्टी है। तो बच्चों ये तीनों नाम ना किसके मालूम है आपको? ये तीनों नाम इंथ्रैक्स जो रोग होता है पशुओं में, इंथ्रैक्स रोग के आपके तीनों का इनका अन्य नाम है। और लंगड़ी रोग को क्या कहा जाता है? जहरबाद। बहुत सारे नामों से जाना जाता है लंगड़ी रोग को, ब्लैक क्वार्टर, एकटंगा, जहरबाद, बहुत सारे नामों से इसको भी जाना जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि इंग्लिश में आपको याद रहे ब्लैक क्वार्टर, क्योंकि अगर इंग्लिश में तो ब्लैक क्वार्टर ही लिखा आएगा, बाकी हिंदी में कुछ भी लिखा आ सकता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग जो रोग होते हैं ना एनिमल्स के, उनके क्या करिए आप लोग इंग्लिश नेम याद रखें, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कभी भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। क्लियर? चलिए, मशीन द्वारा दूध निकालते समय पलेशन अनुपात कितना होता है? मशीन द्वारा जब किसी पशु का, गाय का या भैंस का आप दूध निकालते हैं तो पलेशन जो अनुपात होता है, बोले तो मतलब पलेशन अनुपात का मतलब होता है कि जो मशीन लगी होती है उसके थनों में, तो उससे क्या, पहले इस तरीके से वो दबाया जाता है, फिर एकदम से उठ जाता है, फिर दबाया, इस प्रकार से चलता रहता है ना। तो उसको पलेशन अनुपात कह सकते हैं। तो वो कितना होता है? 60 से 40, 40:60, 20:80 या 80:20। तो याद रखें वो 60:20 होता है। क्लियर? सर्वाधिक लैक्टोज गाय की किस विदेशी नस्ल में पाया जाता है? बच्चों लैक्टोज क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। पहले तो लैक्टोज, आपने दूध पीते होंगे, आप लोग घर पे आप दूध तो पीते ही होंगे, तो दूध होता है थोड़ा सा, आपको ऐसा लगता है कि मीठा होता है, लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता होगा आपको, दूध मीठा होता है, थोड़ा सा मीठा होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्योर मीठा होता है, थोड़ा सा मीठा होता है। तो वो क्यों होता है? वो लैक्टोज के कारण ही होता है। लैक्टोज क्या है बेटा? लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है। जिस प्रकार से आपको फल मीठा लगता है ना, आम खाते हो, अंगूर खाते हो, है ना, अमरूद खाते हो, तो वो मीठा क्यों लगते हैं? क्योंकि उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और उनमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? उनमें फ्रक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और सबसे मीठा जो कार्बोहाइड्रेट है वो फ्रक्टोज ही है। क्लियर? इस चीज़ का आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए बात कर रहे हैं ये कि सर्वाधिक लैक्टोज गाय की किस विदेशी नस्ल में? ये ध्यान रखना, विदेशी का पूछ रहे हैं, विदेशी नस्ल कौन सी है? तो जर्सी, साहिवाल, गरनसी या ब्राउनसिस? बच्चों इसका जो आंसर है वो है जर्सी। जर्सी गाय का दूध सबसे अधिक मीठा होता है विदेशी नस्लों में। अगर देसी नस्लों में पूछता ना, नेटिव जो काऊ होती हैं देसी नस्लें, तो उसका आंसर होता साहिवाल। बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? विदेशी की। तो आंसर होगा जर्सी। क्लियर? चलिए, बकरी की कौन सी नस्ल है जिसके नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है? जी हाँ बच्चों, बकरी की कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसके नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है? टोगनबर्ग, अंगोरा, बीटल या जमुनापारी? तो याद रखें, नर बकरों में जो दाढ़ी पाई जाती है वो है बीटल। बीटल बकरी के नर में दाढ़ी पाई जाती है। दाढ़ी का मतलब मनुष्य जैसी दाढ़ी नहीं, एक थोड़ा सा नीचे बाल लटके रहते हैं, देखना कभी अगर बकरियाँ देखी हो आपने तो, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। आप इस क्वेश्चन को सुनकर सोचेंगे कि ऐसा भी होता है क्या?
भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा, फॉरेन जो आपके जो मिलता है, फॉरेन मनी कह सकते हैं उसको, वो मिलती है आपको, तो वो किससे प्राप्त होती है बताइए आप। मटन, मटन क्या होता है जानते होंगे आप लोग, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, क्या इससे प्राप्त होती है। दूसरा है भैंस के मांस से, भैंस के मांस को बफैन बोलते हैं, क्या इससे प्राप्त होती है। सी है कुक्कुट उत्पादों से, कुक्कुट उत्पाद अंडों से मिलती है, क्या उसके मांस से मिलती है। और डी है गाय के मांस से मिलती है, क्या इसको बोलते हैं क्या, बीफ, बीफ से मिलती है आपको। जी हाँ बच्चों, भारत को सर्वाधिक जो आपकी फॉरेन करेंसी है ना, वो कहाँ से मिलती है, वो गाय के मांस से मिलती है। आप सोचोगे हमारे यहाँ गाय इतनी काटी जाती है, जी हाँ बच्चों, गाय का मांस सबसे ज़्यादा विदेशों में भेजा जाता है और विदेशों से हमको क्या होती है, फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है, ये ध्यान रखें सबसे ज़्यादा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है बच्चों, पौधे की आयु ज्ञात करते हैं। पौधे की आयु ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि पौधे की आयु इतनी हो गई है। ए है मूल ग्रंथ के द्वारा, मूल ग्रंथ होता है बच्चों, इसको रूट स्टॉक बोलते हैं, इसके द्वारा। बी है सीड से, सी है सांकु डाली से, और डी है सभी असत। तो पौधे की आयु जो ज्ञात की जाती है वो आपकी मूल ग्रंथ से ज्ञात करते हैं। वो सारे बच्चे सोच रहे होंगे कैसे करते हैं बच्चों, ये छाल पर जो आपके रिंग पाए जाते हैं उनके द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। प्याज के 1 हेक्टेयर नर्सरी हेतु स्थान की आवश्यकता कितनी होती है। प्याज के 1 हेक्टेयर नर्सरी के लिए कितना स्थान चाहिए, 100 से 125 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर, या डी है 500 वर्ग मीटर। तो याद रखें प्याज के लिए 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर कितना बीघा, 1 हेक्टेयर बराबर 4 बीघा, उसमें भी थोड़ा 5 बीसवा कम। तो नर्सरी जब तैयार करते हैं तो उसके लिए जो बीज चाहिए वो कितना चाहिए बच्चों, 500 वर्ग मीटर में आप लोग वहाँ पर बो सकते हैं। ठीक है, बेल के फसल किस माह में पकते हैं। बेल, बेल बोले तो जानते हो ना, वो आपको क्या बोलते हैं उसको, बेल चिपकाने वाला होता है जो फल होता है, जनरली अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर की बात है तो उसको बेल कहते हैं, कोई बील कहता है, कोई उसको पता नहीं कौन सा पत्थर बोलते हैं, आई डोंट नो। बेल के फल किस माह में पकते हैं वो बताना है आपको, अप्रैल मई, जून जुलाई, फरवरी मार्च, या अगस्त सितंबर। तो बेल का फल है ना वो किस माह में उसको पकता है, तो याद रहे पकने का जो समय होता है ना वो होता है आपका जून जुलाई, इस समय वो पककर तैयार हो जाते हैं। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। विटामिन को तो सब लोग जानते होंगे, और विटामिन B2 का अन्य नाम पूछ रहा है तो रासायनिक नाम भी कह सकते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड, बी है थाइमीन, सी है राइबोफ्लाविन, और डी है कैरोटीन। बच्चों इसका आंसर देने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा आपके, इसके जो और हैं जैसे एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। बी है आपका थाइमीन, तो विटामिन B1 का थाइमीन कहते हैं, और विटामिन ए है तो इसको कैरोटीन या रेटिलोन के नाम से जाना जाता है, और बच्चा B2 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 का नाम या रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन सॉरी। संतुलित आहार में व्यक्ति प्रतिदिन हरी पत्तेदार सब्जियां लेना चाहिए। कितना अच्छा प्रश्न है, एक व्यक्ति को एक दिन में या प्रतिदिन में कह सकते हैं कितनी हरी पत्ती वाली सब्जियां खाना चाहिए या लेना चाहिए खाने के रूप में। तो 300 ग्राम लेना चाहिए, या 280 ग्राम खाना चाहिए, या 120 ग्राम खाना चाहिए, या 85 ग्राम खाना चाहिए। तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन 120 ग्राम हरी पत्तियां खाना चाहिए। पत्तियों की बात करें तो पालक की भी हो सकती हैं, किसी और की भी हो सकती हैं, है ना। तो 120 ग्राम आप उनको क्या है ये खाना चाहिए। चलिए बात करते हैं, अगर कोई फलों का पूछे तो 85 ग्राम ICMR के अनुसार है ये, थोड़ा ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। सफ़ेद मूसली की बुवाई का समय कब है, तो सफ़ेद मूसली की जो बुवाई की जाती है बच्चों वो कब की जाती है, याद रखें आप लोग, जून के द्वितीय सप्ताह में की जाती है। कब की जाती है, जून के द्वितीय सप्ताह में सफ़ेद मूसली की बुवाई की जाती है। चलो इसको छोड़ दीजिए। गाय की दुग्ध प्रोटीन कहलाती है, गाय में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम बताइए। बच्चों गाय में 3 तरह की प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और तीसरा नाम है केसीन। और केसीन की जो मात्रा होती है ना वो होती है आपकी कितने प्रतिशत, 80%। कितनी होती है, 80% आपका केसीन पाया जाता है टोटल प्रोटीन की बात करें तो, और बाकी 20% एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रहता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। अच्छा एक बात और क्लियर कर देता हूँ, आपने दूध देखा होगा, देखा कि नहीं देखा, सबने देखा होगा। दूध कैसा होता है, दूध सफ़ेद होता है। अच्छा दूध सफ़ेद क्यों होता है, दूध सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि उसमें केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ये याद रखें आप लोग। दूध सफ़ेद क्यों होता है, केसीन प्रोटीन के कारण होता है। और आपने गाय का दूध तो देखा ही होगा, तो गाय का जो दूध होता है वो पीला पीला होता है, थोड़ा होता है कि नहीं होता है, होता है। और भैंस का होता है वो सफ़ेद होता है ज़्यादा,
लेकिन गाय का दूध थोड़ा सा पीला होता है। क्यों होता है ये याद रखना, कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण क्या होता है, गाय का दूध थोड़ा पीलापन लिए होता है। क्लियर, ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें आपको याद होना चाहिए। गाय के प्रसव के कितने घंटे के अंदर जेर डाल देती है गाय? जेर तो जानते हो ना, कोई भी गाय है ब्याह जाती है, ब्याने के बाद उसका जो प्लेसेंटा होता है या जेर होता है ना, वो कितनी देर में डाल देती है? 1 से 3 घंटे में, 5 से 6 घंटे में, 8 से 10 घंटे में, या 10 से 12 घंटे में। तो गाय ब्याने के ध्यान रखें ना, प्लेसेंटा वैसे 5 से 6 घंटे में डाल देती है ना। तो लेकिन कई बार कंडीशन खराब हो जाती है, गाय जो है जेर नहीं डालती है, प्लेसेंटा को नहीं डालती है, लगभग 8 घंटे के बाद न डाले तो समझ लेना चाहिए अब कुछ करना पड़ेगा, तब तक वो नहीं डालेगी। तो क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ बच्चों, कि जो बांस होता है ना, बांस की पत्तियों को उबालिए और उनको छान करके उस पानी को उसको पिला दीजिए, जिससे गाय क्या हो जाएगी, गाय या भैंस जो भी हो वो जेर डाल देगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरे तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, दवा भी पिला सकते हो, दवा जाओगे लाओगे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कहाँ तक जाना क्या है ना। तीसरा ये भी है कि तंबाकू जो होती है ना, तंबाकू देखी होगी आपने, चबाने वाली तंबाकू बहुत सारे लोग खाते पीते हैं, तो उस तंबाकू को भी आप लोग पानी में डालकर छान करके उसको पिला दीजिए, उससे भी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। लेकिन तंबाकू गर्मी ज़्यादा करता है, इसलिए उसको ना पिलाएं। उसकी जगह आप लोग जो मैंने बताया बांस की पत्तियों को उबाल करके उस पानी को पशु को पिलाओगे तो जेर कुछ ही समय में डाल देगी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। खीस का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि खीस होता क्या है। बच्चों, खीस को इंग्लिश में कोलेस्ट्रम बोला जाता है। कोई भी गाय या भैंस, बकरी, भेड़ जो भी है ना, ब्याने के तुरंत बाद, तुरंत बोले तो कोई गाय है ब्याह गई है और ब्याने के कुछ समय तक, कुछ समय बोले 2, 4, 8 दिन तक समथिंग ये समस्या रहती है, तो 8 दिन तक जो दूध निकलता है, पीला दूध निकलता है जनरली, क्योंकि उसमें कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है ना, उसको आप लोग कीटो बोलते हैं, भगवान जाने क्या क्या बोलते हैं, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग नाम होंगे, कीटो बोलते हैं। हमारे यहाँ की बात करें तो जो होता है ना, उसको ही खीस कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है, और उसमें दूध की अपेक्षा न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक रहती है ना। तो वो उसका अपेक्षित घनत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है। 1.04 से 1.08 होता है, कि 1.028 होता है, 1.032 होता है, या 1.030 होता है। तो याद रखें, गाय के जो दूध का होता है ना वो 1.030 होता है, भैंस के का 1.032 होता है, दूध की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आपकी बकरी के का 1.028 होता है। बात करी खीस की, तो खीस का होता है 1.04 से 1.08 तक उसका अपेक्षित घनत्व होता है। अच्छा, बाउल डिस्क कितने प्रकार के होते हैं? बाउल डिस्क का मतलब है जब हम क्रीम निकालते हैं तो ऊपर एक आपका बाउल लगा होता है, बाउल जानते हो ना, ये बेला बोलते हैं, क्या बोलते हो, तो उस कितने प्रकार की वो होती है? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, या 3 प्रकार की। तो बाउल डिस्क होती है बच्चों 3 प्रकार की। ठीक है ना। तो बच्चों ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए, तो वीडियो कैसा लगा बच्चों? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए, कितना आपका सही बैठा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे हमें। आपकी तैयारी कैसी चल रही है उससे ये पता चलता है। एनिमल के और क्रॉप के दोनों ही क्वेश्चन हम लेकर आए थे और काफ़ी हद तक हमने समझाने की आपको कोशिश की। कई प्रश्न ऐसे भी थे जो आपको समझ में कम आए, समझ में नहीं आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, व्हाट्सअप आपको पता ही है 7224002628 पर, इस पर आप व्हाट्सअप करके भी आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।